गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था थी या धीरे धीरे जो 1970 या 80-90 के दशक के बाद जो अर्थव्यवस्था शुरू की गई, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप कहते हैं। हमने बताया था कि किस तरह से सरकारी जो उपक्रम हैं या सरकारी जो उद्यम हैं या जो भी आर्थिक क्रियाकलापों का भार है वो निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को दिया गया था। उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं कि जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है, दोनों ही बाजार में होते हैं, दोनों ही लोगों को सुविधाएं पहुंचाते हैं, तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसकी हम आलोचना पढ़ रहे थे। आलोचना क्या है? एक आलोचना थी कि इसमें निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो, सार्वजनिक क्षेत्र को भी मतलब सरकारी क्षेत्र को भी काम दिया जाता है, निजी क्षेत्र को, इसलिए निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र उसमें ज़्यादा बढ़कर सामने आता है। जैसे सरकारी क्षेत्र उद्यम होगा, सरकारी उद्यम हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया। क्योंकि अगर किसी को निजी कोई अपना एंटरप्राइजेज या उद्यम खोलना भी होगा, उपक्रम खोलना भी होगा, तो लाइसेंसिंग और परमिट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लाइसेंसिंग और परमिट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यही जो निजी पूंजी की राह में क्या है, रोड़े हैं। माना चलो आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन वो लाइसेंस और परमिट के इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, सरकारी कार्रवाइयाँ होती हैं कि व्यक्ति क्या है उसमें उलझ जाता है। कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सालों साल तक ये लाइसेंस या परमिट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट उद्यम खोलना भी चाहे तो खोल नहीं पाता है। साथ ही ऐसी चीज़ों की आयात पर बाधा जिसे घरेलू बाजार में बनाया जा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये भी होता है कि माना जैसे भारत में है, तो माना भारत में फ़ोन है, जैसे तो माना कोई फ़ोन भारत का बन रहा है, तो जो चाइनीज़ फ़ोन है उनके आयात पे क्या होगा, उनके आयात पे क्या हो जाएगा, रोक हो जाएगी। जैसे अभी आप देखो इतनी फ़ोन आ रहे हैं, वीवो हो गया या ओप्पो हो गया, बहुत सारे फ़ोन हैं जो चाइनीज़ कंपनी द्वारा यहाँ भेजे जाते हैं, उन पे क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी। रोक लगने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इनको बाहर के बाज़ार में बनाया जा सकता है। लेकिन इससे होता क्या है, इससे क्या है, चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ जाती है। और जो भारत माना रिलायंस या कोई यहाँ का कोई फैक्ट्री लगाना चाहिए, यहाँ का कोई कंपनी या अच्छे पैसे वाला कोई फैक्ट्री लगाना भी चाहे तो वो नहीं लगा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को भारतीय बाज़ार में खोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बाहर की कंपनियों को यहाँ चलने की अनुमति नहीं। उससे प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे छोटा सा उदाहरण आप समझोगे कि एक समय था जब भारत में टेली कम्युनिकेशंस के नाम पे, दूरसंचार के नाम पे केवल जो है BSNL और MTNL ही चलता था। केवल BSNL और NTML चलता था, MTMNL, ठीक है, ये चलता था, और BSNL चलता है, यही थी। और जिसके कारण माना आपको जो BSNL या MTNL का डब्बा फ़ोन घर पे लगाना है तो उसके लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ती थी और बहुत साल लग जाते थे उसको लगाने में भी, क्योंकि सरकारी कंपनी जो ठहरी। और वहीं पर आज देखो BSNL एयरटेल आइडिया को अगर थोड़ा सा भनक लग गई कि आप इस चीज़ का सिम लेना चाह रहे हो या हमारी कंपनी का सिम या हमारी कंपनी का फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो क्या पता घर पे आ जाएंगे, फ़ोन कर के परेशान कर देंगे, कब घर पे आएँ, कब आप इसको ख़रीदें। तो देखो, जब बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होती है तब ग्राहकों को सेवा बहुत अच्छी मिलती है, और जब बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या ना जो सरकारी कंपनी होती है वो बिल्कुल सोई हुई रहती है। ठीक है, जैसे अजगर नहीं होता है सोए हुए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसी तरह कोई बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। देखो आज आप देखेंगे जब बाज़ार में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, अन्य स्कीमें आई तो BSNL ने भी प्रतिस्पर्धा उसमें आए, उसने अपनी कार्यकुशलता बढ़ाई, स्किलनेस बढ़ाई, और उसका कारण क्या था, आज BSNL भी क्या है, सस्ते दामों पे हमें सेवाएं क्या कर रहा है, मुहैया करवा रहा है। तो देखो ये नुकसान हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से, या सार्वजनिक क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व देने से ये दिक्कत क्या है, हो जाती है। साथ ही आप देखो
जब सरकारी काम होगा तो सरकारी नियंत्रण होगा, भ्रष्टाचार होगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल जागरूक होंगे तो अगर कोई काम है, सरकारी काम है, सरकारी दफ्तर में जाओगे तो आपका काम नहीं होगा, पैसे देना पड़ेगा। पैसे नहीं दोगे आपका काम नहीं होगा, पैसे दोगे मतलब भ्रष्टाचार जैसी बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। दूसरा क्या है, शिक्षा एवं चिकित्सा में सरकारी खर्चा कम होता है। शिक्षा एवं चिकित्सा में सरकारी खर्चा सरकार मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या है, कम करती है। ठीक है, जब भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था और सरकार कई बार मिश्र अर्थव्यवस्था में ये सोचती है कि ये खर्चा कौन करे, प्राइवेट व्यक्ति करे, प्राइवेट व्यक्ति करे, प्राइवेट अस्पताल खुले, प्राइवेट स्कूल खुले और सरकार यहाँ से अपना रोलिंग बैक करती है। तो ये गलत बात है, ये नुकसान होता है, गरीबों की मदद नहीं। अगर सरकार बोले कि सब काम खुद करो, प्राइवेट व्यक्ति करो, तो देखो ये जो आलोचना है, ये वो आलोचना है जब सरकारीपन को अधिक बढ़ावा जाता है। ये आलोचना तब होती है जब प्राइवेट सेक्टर को, जब गवर्नमेंट सेक्टर को आप बढ़ावा दोगे तो ये प्रॉब्लम होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और जब आप प्राइवेट फील्ड को ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो ये समस्या होगी, गरीबों की मदद नहीं हो पाएगी, बल्कि मध्यम वर्ग उठ खड़ा हुआ, बड़ा उठ खड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वो है हेडिंग है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। देखो, स्वतंत्रता के से पहले जब अंग्रेजों के गुलाम थे, एक बहुत बड़ी समस्या भारत में विद्यमान थी, वो थी भूमि की समस्या। मतलब भूमि का विभाजन सही नहीं था। देखो, भारत में जमींदार होते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई गांव है, वहाँ की पूरी ज़मीन किसी जमींदार को दे दी अंग्रेज़ों ने, और जो गांव के और मज़दूर हैं वो खेतीहर मज़दूर होते हैं, वो वहाँ का काम करते हैं। और जमींदार का जो जमींदार है उसको ये टास्क दिया जाता है कि आप जो भी खेती होगी उससे जो भी रेवेन्यू आएगा, राजस्व आएगा, जितना भी अनाज होगा, एक उसका निश्चित जो भाग होता है वो आपको उनसे लेकर और ब्रिटिश सरकार को देनी है। ये पहली व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज यहाँ से चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया, तो जो जमींदार थे उन्होंने पूरी ज़मीन पे खुद कब्जा कर दिया। जो खेतीहर मजदूर थे वो बेचारे बिल्कुल क्या हो गए, खेती विहीन हो गए। तो उसके ये जमींदारी प्रथा की भूमि सुधार किया गया। तो 1951 में सरकार ने उस समय पहला संविधान संशोधन करके लैंड रिफॉर्म के नाम से, भूमि सुधार के नाम से किया। और जो जमींदारी थी, बल्कि उस समय बहुत बड़ा फिर केस भी चला था। जमींदार कोर्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा कि भूमि जो आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, हमारी जो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1) में ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। वो उस कोर्ट ने कहा सही बात है, आप इनकी भूमि नहीं छीन सकते क्योंकि इनके नाम ज़मीन है। तो भारत सरकार ने फिर प्रथम संविधान संशोधन करके एक नई अनुसूची बनाई, नवी अनुसूची, और ये कहा कि नवी अनुसूची में जो भी चीज़ें जाएंगी वो जो है न्यायिक पुनर्विलोकन से दूर होगा, न्यायिक समीक्षा से दूर होगा। और फिर उसका कारण रहा कि हमने क्या किया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। सब खेतीहर मजदूरों को सरकार ने ज़मीनें बांटी। फिर चकबंदी भी क्या होती है, चकबंदी माना आपकी ज़मीनें हैं और जगह जगह हैं, कुछ ज़मीनें यहाँ हैं, कुछ ज़मीनें वहाँ हैं, और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है ऐसी ज़मीनों करने में। ठीक है, जगह जगह बैले डक्ट ले जाने पड़ते हैं, आपको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, आपकी बहुत मेहनत ऐसी ज़ाया हो जाती है जगह जगह खेती करने से। लेकिन चकबंदी में क्या है, जगह यहाँ ये टुकड़ा माना आपका यहाँ पे एक टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का भी टुकड़ा हो, तीसरे व्यक्ति का भी यहाँ पे टुकड़ा हो, तो आपको क्या है, ये ज़मीन इसको हस्तांतरित की जाएगी, इसको हस्तांतरित की जाएगी। और सरकारी महकमा ये काम करता है, नाप कर इस ज़मीनों को इनकी वैल्यू निर्धारित करके उस तरह से आपस में बांटी जाती है, जिससे एक व्यक्ति की चकबंदी एक ही जगह हो जाती है। ठीक है, वो और अच्छे से वो बड़े भाग को आराम से खेती कर पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है खाद्य संकट या फूड क्राइसिस। ठीक है,